Good morning students, welcome in the class 10th. As we all are know that we are watching our video of subject science 1. जैसे कि आप सब जानते हैं हम लोग साइंस 1 का वीडियो देख रहे हैं और हमारा जो अभी पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बेटा अंतरिक्ष अभियान यानी कि हमारा आखिरी पार्ट जल्द से जल्द हम लोग देखने वाले हैं। अभी शुरू हमने किया हुआ है तो मैं ये जानकारी आपको बता दूं कि अंतरिक्ष अभियान में जो जो भाग हम लोग देख रहे हैं वो है होने वाला है वो अंतरिक्ष अभियान, फिर कृत्रिम उपग्रह, फिर कृत्रिम उपग्रहों का वर्गीकरण, कृत्रिम उपग्रहों की भ्रमण कक्षा, उपग्रह प्रक्षेपक और पृथ्वी से दूर गए अंतरिक्ष अभियान। ठीक है, अब अंतरिक्ष अभियान में सबसे पहले जो आपको यहाँ पे भाग दिया गया है वो है इसी पाठ के संदर्भ में अंतरिक्ष अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेकिन अंतरिक्ष अभियान शुरू करने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष अभियान के से जुड़े हुए कुछ ऐसे मनोरंजक तत्व जो कि आपको शायद ही पता हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष यानी कि आकाश से दूर ऐसा भाग कि जहां पर पृथ्वी के बाहर जो तारे या चंद्र हम लोग रात में टिमटिमाते हुए देखते हैं वो ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ घटनाएं जो कि हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं, परंतु अंतरिक्ष में मानव का जीवन असंभव है। यदि हम लोग अंतरिक्ष में जाने की अगर कोशिश भी करें या फिर हमारे दिमाग में ऐसी बात भी लाए तो वहां पे जाना असंभव है। परंतु इस असंभव कार्य को अंतरिक्ष यात्रियों ने संभव करके दिखाया और हमारे भारत देश में ऐसे कोई अंतरिक्ष यात्री भी हुए हैं कि जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि राकेश वर्मा के बारे में आपने नाम सुना होगा बेटा। जो राकेश शर्मा के बारे में आपने भारत के नाम सुना होगा और सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला के बारे में भी आपने नाम सुना होगा, जो कि अंतरिक्ष यात्री हुए हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण यादगार नाम आपको मैं बताना चाहता हूं जो कि चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे, वो थे बेटा नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा। इसके अलावा रशिया का एक अंतरिक्ष यान सबसे पहले जो सर्वप्रथम मानव ने भेजा था और वहां पर अंतरिक्ष यात्री बनकर गए थे बेटा यूरी गागारिन, जो कि सन 1961 में ये यान ने पृथ्वी की सबसे पहली परिक्रमा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पाठ में कुछ ऐसे मनोरंजक बातें और चीजें बताई गई हैं कि जो हम अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि जिसमें ऐसे बहुत सारे ग्रह समाये हुए हैं। पृथ्वी एक अकेला ग्रह वहां पे नहीं है, चंद्रमा है, चंद्रमा जो कि हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा मंगल है या बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि ग्रह है, ऐसे बहुत सारे ग्रह अंतरिक्ष में है। और इसके अलावा जो चित्र मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है बेटा राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि हमारे भारत की शान, जो ऐसे अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए हैं, अंतरिक्ष में कुछ समय उन्होंने बिताया हुआ है। उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर पेज नंबर 142 पर आपको दी गई है बेटा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारे पाठ के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि तंत्रज्ञान और विशेषतः अंतरिक्ष तंत्रज्ञान में हुई प्रगति के बारे में यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर भाग में आपको बताया गया है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सबसे पहले जब अंतरिक्ष यानों की निर्मित की गई तो अंतरिक्ष यात्रा करना जो कि ऐसा माना जाता था कि असंभव कार्य है उसको संभव किया गया। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया कि हमेशा अज्ञात के बारे में मानव को आकर्षण रहा हुआ है, अज्ञात यानी कि अंतरिक्ष के बारे में। और हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि अंतरिक्ष में सच में सूर्य
और पृथ्वी और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं। हम तो बस यही मानते थे बहुत सालों पहले कि सूर्य उगता है और डूब जाता है, तो हर दिन ऐसे ही शुरू होता है और खत्म होता है। रात होती है तब चंद्रमा निकलता है और चंद्रमा डूबते ही सूर्य निकलता है। तो ऐसा हमने बहुत पहले जाना हुआ है, देखा हुआ है। और इसके साथ साथ तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए प्राचीन काल से हमें दिखते हुए आए हैं, है ना। और सप्तऋषि मंडल के बारे में भी हम देखते हुए आए हैं कि बहुत सालों पहले से ये सप्तऋषि मंडल तारों का एक संचय यहाँ पे अंतरिक्ष मतलब आकाश में हमको दिखाई देता है। और इसके अलावा एक ध्रुव तारों की भी गाथाएं हमने सुनी हुई है बेटा। ध्रुव तारा जो है वो भी टिमटिमाता हुआ हमें नजर आता है, परंतु इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी कि क्या हम लोग सच में आकाश में उड़ सकते हैं या आकाश में अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष में गमन कर सकते हैं। इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, परंतु अंतरिक्ष अभियान से ये सब संभव हो पाया है। अंतरिक्ष में उड़ने का जो स्वप्न हमने कभी देखा हुआ था वो प्रयत्न करने से संभव हुआ और वो प्रयत्न हमारा सफल भी हुआ है। तो अंतरिक्ष अभियान के बारे में आपको जो यहाँ पर जानकारी बताई गई है उसमें ये भी बताया गया हमको कि अंतरिक्ष में हजारों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए हमें नजर आएंगे। और वो एक विशिष्ट कक्षा में अंतरिक्ष में चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए आपको नजर आते हैं। और हमारा ये प्रयास भी रहा है कि चंद्रमा तक जैसे हम लोग पहुंचे हैं, मंगल ग्रह तक भी हमने हमारी कोशिश साबित करते हुए दिखाई दी है ना। और मंगल ग्रह पर यान से हम अभी भी गए हैं, पहुंचे हुए हैं। और मंगल ग्रह की बहुत सारी तस्वीरें, वहाँ का जीवन हमें बार बार इन कृत्रिम उपग्रहों से हमें प्राप्त होता रहता है, हमें मिलता रहता है। वहाँ पे क्या हलचल हो रही है, वहाँ पे सच में पानी है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम पृथ्वीवासी जानना चाहते हैं। वो सब चीज़ें हमें बहुत आसानी से मिलती जाती हैं। ये कैसी मिलती हैं इसके बारे में आपको इस पाठ में जानकारी मिलने वाली है बेटा। तो अंतरिक्ष में जो कि हम एक सौर मंडल इसे हम लोग कहते हैं बेटा, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की विविध घटकों की नज़दीक से अभ्यास करने के लिए कुछ विशिष्ट यंत्र सौर मंडल के विविध भागों में भेजे गए। और अंतरिक्ष संशोधन अभियान के तहत इन सब की जानकारी आसान है और प्राप्त करना बहुत आसानी से हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विषय में इस पाठ में हम लोग ये सब जानकारी लेने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताया गया है कि अंतरिक्ष अभियान के 2 प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है बेटा कृत्रिम उपग्रह और दूसरा है बेटा हमारा प्राकृतिक उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित करके उसके उपग्रहों के द्वारा विविध जीवनोपयोगी घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का ये अभियान है जिसे हम लोग अंतरिक्ष अभियान कहते हैं बेटा। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है कि जीवनोपयोगी घटकों की जानकारी प्राप्त करना कृत्रिम उपग्रहों द्वारा। और दूसरे प्रकार के अभियानों का उद्देश्य है कि सौर मंडल या उसके बाहर विविध घटकों का अंतरिक्ष यान भेजकर निरीक्षण करना और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये है हमारे अंतरिक्ष अभियान के 2 प्रकारों में वर्गीकृत की हुई जानकारी। जैसे मैंने बताया कि 2 उपग्रह हमारे आसपास हैं, पृथ्वी के आसपास है, तो वो कृत्रिम उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह बेटा। तो प्राकृतिक उपग्रह में सबसे पहले आता है बेटा चंद्रमा। और चंद्रमा के भी चारों ओर घूमने वाले कुछ और उपग्रह वहां पे देखे गए हैं, उनको भी हम लोग प्राकृतिक उपग्रह ही कहते हैं। परंतु कृत्रिम उपग्रहों में क्या आता है, तो कृत्रिम उपग्रह यानी कि मानव निर्मित उपग्रह जो कि चंद्रमा के तरह ही कार्य करते हैं, उसी की तरह भ्रमण करते हैं, परंतु कृत्रिम उपग्रह हमारे अख्तियार में होने की वजह से हम वहां से पृथ्वी पर होने वाली हलचल या फिर पृथ्वी पर होने वाले कार्य के बारे में जानकारी तुरंत अच्छे से प्राप्त कर सकते बेटा। अभी यहाँ पे कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि क्या अपने भ्रमण ध्वनि में सिग्नल कहाँ से आते हैं, भ्रमण ध्वनि टावर क्या कार्य करते हैं, या दूरदर्शन के कार्यक्रम जो कि आप यहाँ पे देखते हैं बेटा,
दूरदर्शन के कार्यक्रम आपके दूरदर्शन संच तक कैसे पहुंचते हैं, या वर्तमान पत्रों में अपने देश के ऊपर मानसून बादलों की स्थिति कैसे दिखाई देती है, उनके चित्र कैसे बनते हैं, वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उन सब की जानकारी आपको मिलने वाली है। किसके द्वारा? तो इन सब का उत्तर है बेटा कृत्रिम उपग्रहों द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रहों से ही हमें पृथ्वी की किस तरह से परिक्रमा हो रही है वो सब देख सकते हैं हम लोग, और अंतरिक्ष में इसको किस तरह से रखा जाता है, इस कृत्रिम उपग्रहों को किस तरह से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आपको अगले आने वाले पेज में इसकी जानकारी बताई गई है, जो कि पेज नंबर 136 पर आपको एक आकृति द्वारा ये जानकारी समझ में आएगी। देखिए दूरध्वनि टावर्स यहाँ पर लगे हुए हैं बेटा, जिसको हम लोग भ्रमण ध्वनि टावर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर में सबसे ऊपर में जो कृत्रिम उपग्रह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पंखों की तरह रचना बनाए हुए जो यहाँ पे जो लगे हुए सौर पटल है, इनसे ही ये टावर से कैसी किस तरह से ये जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा व्यक्ति मोबाइल हाथ में लिए हुए दिखाई दे रहा है। इसका ध्वनि संदेश हमारे वो कृत्रिम उपग्रह तक पहुंचकर तुरंत वहां से रिसीव करके डिलीवर होता है दूसरे व्यक्ति पर। और इसी तरह से सौर मंडल में स्थित उपग्रह कृत्रिम उपग्रहों द्वारा टावर से जानकारी प्राप्त करके यह एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक आवाज के मार्फत या फिर मैसेज के मार्फत, ये टेक्स्ट मैसेज के मार्फत या फिर आवाज के मार्फत ये जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है। तो ये है बेटा हमारे अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व। तो घर बैठे हम लोग पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन है इंटरनेट, जिसको हम लोग जानकारी प्राप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम मानते हैं। जैसे अंतरिक्ष अभियानों द्वारा आपको जो कृत्रिम उपग्रहों के बारे में जानकारी बताई गई है, उसको हम लोग वैश्विक गांव भी बोल सकते हैं। एक ऐसा एक वैश्विक गांव जो कि विश्व में कृत्रिम उपग्रहों के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी आपको बता देता है कि दुनिया में किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति से यदि आपको संपर्क करना है तो आप आराम से उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे दुनिया भर की जानकारी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट यानी कि जो कि आज रोजमर्रा का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, जो कि दुनिया की कोई भी कोने के आराम से आपको जानकारी बता सकता है। उसके लिए लगने वाला एक क्षण भी आपको यदि मिल जाए तो तुरंत वो आपको जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। तो आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की अगर आपको पूर्व सूचना प्राप्त हो तो आप खुद को सतर्क होते हुए खुद की जान बचा सकते हैं बेटा। या फिर युद्ध होने वाला है या शत्रु से आपको शत्रु की स्थिति प्राप्त जाननी है तो उसकी भी जानकारी आपको अंतरिक्ष में मौजूद कृत्रिम उपग्रहों से आसानी से मिल सकती है। तथा भूगर्भ में जो खनिज पदार्थ के भंडार है उसकी अगर जानकारी प्राप्त करनी है वो भी आपको आसानी से मिल सकती है। अंतरिक्ष अभियान ऐसा एक अभियान है कि जिससे हम लोग हमेशा लाभ प्राप्त हुआ है और वर्तमान काल में अंतरिक्ष तंत्रज्ञान के बिना कोई भी देश प्रगति ही नहीं कर सकता। ये सबसे आखिरी वाक्य यहाँ पर आपको बताया गया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बेटा हमारा अगला भाग, वो है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह शुरू करने के पूर्व मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो पृथ्वी का सबसे पुराना अकेला एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो कि वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, परिक्रमा करता रहता है, और वो खगोलीय पिंड है चंद्रमा, जो कि हम लोग सौर मंडल में बहुत सालों पूर्व से देखते आए हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने चंद्रमा को देखा हुआ है बेटा। परंतु जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है, वैसे ही अन्य सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के भी अधिक प्राकृतिक उपग्रह देखने में मिलते हैं। मंगल ग्रह के भी कुछ प्राकृतिक उपग्रह हैं। उसी तरह प्राकृतिक उपग्रह की तरह ही मानव ने ऐसा एक
सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह निर्मित किया, जो कि चंद्रमा की तरह ही पृथ्वी के चारों ओर नियमित कक्षा में परिक्रमा करता है, और उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ये है परिभाषा कृत्रिम उपग्रह की, जो कि मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक उपग्रह की तरह ही कोई मानव निर्मित यंत्र पृथ्वी के या किसी ग्रह के चारों ओर नियमित कक्षा में जब परिक्रमा करता है, उस ग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आकृति आपको बताई गई है, ये आकृति है स्पुतनिक नामक उपग्रह की, जो कि हमारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, जो कि रशिया ने सन 1957 में अंतरिक्ष में भेजा था। आज ऐसे हजारों उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए आपको नजर आते हैं। ये उपग्रह सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अतः उनके दोनों तरफ पंखों जैसा सौर पैनल लगा हुआ होता है। पृथ्वी के ये उपग्रह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा उपग्रह है कृत्रिम उपग्रह, जहाँ पे सौर पैनल लगे हुए हैं, पंखों की तरह यहाँ पे रचना आपको यहाँ पे बनाई हुई आपको नजर आ रही है। पृथ्वी से आने वाले संदेश ग्रहण करके पृथ्वी की ओर तुरंत इन संदेशों को भेजने का कार्य ये उपग्रह करते हैं। प्रत्येक उपग्रह के कार्य अलग अलग होते हैं बेटा, और प्रत्येक उपग्रह के कार्य के अनुसार लगने वाले अन्य उपकरण इस उपग्रहों में लगे हुए होते हैं। तो ऐसा एक उपग्रह आकृति 10.1 में आपको दर्शाया गया है। पृथ्वी से उपग्रह की ओर जाने वाले और उपग्रह से पृथ्वी की ओर आने वाले भ्रमण ध्वनि टावर इत्यादि की ओर आने वाले संदेश दर्शाए गए हैं। मतलब ये संदेश ध्वनि मार्फत हो सकते हैं, दो तरह के संदेश होंगे, ध्वनि संदेश होंगे या फिर लिखित यानी कि टेक्स्ट संदेश यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। तो विविध प्रकार के कार्य करने के लिए अंतरिक्ष में ये उपग्रह भेजे गए होते हैं। उनके कार्य के अनुसार उनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है। ये वर्गीकरण आपको अगले पेज नंबर 137 पर यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि उपग्रह के अलग अलग यहाँ पे प्रकार दिए गए। मैं आपको इसके बारे में जानकारी बता दूं इसके पूर्व, ये जो हमारा पेज नंबर 136 है, इसमें कुछ फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दिए गए बेटा, जैसे कि इनसैट, जीसैट, RNSS, IRS, GSLV और PSLV, ये कुछ सैटेलाइट्स हैं या कृत्रिम उपग्रहों के नाम हैं बेटा, जो कि आपको भारत अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा प्राप्त हुए हैं, और इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट देखिए, आपके सामने अभी हाल ही में हुई जो परीक्षा थी नवंबर 2020 की, उसका 10वीं का प्रश्न पेपर मैं आपके सामने मैंने रखा हुआ है, और इसमें जो प्रश्न क्रमांक बी है, और प्रश्न क्रमांक बी में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए में जो एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है वो है बेटा 5वां प्रश्न। आप देखिए, इनसैट और जीसैट उपग्रह श्रृंखला के शैक्षणिक क्षेत्र के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपग्रह का नाम लिखिए। तो शैक्षणिक क्षेत्र के लिए इन दोनों उपग्रह का उपयोग करके जो उपग्रह का नाम हमने यहाँ पे ढूंढ कर लिखा हुआ है वो है बेटा एड्यूसैट। एड्यूसैट यह शैक्षणिक क्षेत्र के कार्य में कार्यान्वित एक ऐसा उपग्रह है कि जिनको इन दोनों का उपग्रह से काम उपयोग करके इनको लिखा जाता है बेटा। जैसे कि आपको ये दोनों उपग्रह के नाम आपको यहाँ पे बताए गए, इनसैट और जीसैट। इनका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, और जीसैट यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसी तरह इसके अलावा प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर जो अन्य फुल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होने बहुत जरूरी है बेटा। IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRS यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सब जानकारी यहाँ पर आपको उपग्रहों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है। इनके मतलब ये जो सैटेलाइट्स हैं इनके कार्य क्या क्या है। तो जैसे कि इनसैट और जीसैट, ये जो सैटेलाइट है भारत के उपग्रह मालिकाओं के और प्रक्षेपकों के नाम हैं। तो इनका कार्य है बेटा उपग्रह का प्रकार, ये मौसम विभाग में मौसम के बारे में अभ्यास करके उनका अनुमान दर्शाकर आपको जानकारी प्राप्त कराने में आपकी मदद करते हैं इनसैट और जीसैट। ओके, उसी तरह बेटा नेक्स्ट है संचार उपग्रह में भी इनसैट और जीसैट का कार्य है। ये विश्व के अलग अलग प्रदेशों में विशिष्ट लहरों द्वारा
प्राप्त जानकारी आपको प्राप्त देते हैं। वैसे ही ध्वनि चित्र और प्रक्षेपक उपग्रह के बारे में भी इनसैट और जीसैट आपको जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी देते हैं। और दूर चित्रवाणी कार्यक्रम आपको प्रक्षेपित करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि लाइव मैचेस अगर दूसरे देशों में हो रही है तो तुरंत आप लाइव ये सिंबल देखकर टीवी पे ये जानकारी आसानी से देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लाइव मैचेस देखने में इनसैट और जीसैट आपकी मदद करता है। वैसे ही दिशा दर्शक उपग्रह जो है IRNSS, वो भी आपको पृथ्वी पर स्थित किसी भी जगह का भौगोलिक स्थान यानी कि हमारा घर हम गूगल मैप पे देख सकते हैं बेटा, उसके लिए ये जानकारी आपको यही से प्राप्त होती हुई नजर आती है। यह अत्यंत अचूक अक्षांश और रेखांश से निश्चित करने में आपकी मदद करती है। वैसे ही सैनिकी उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट भी आपको भूप्रदेश की जानकारी प्राप्त करने में तथा संरक्षक के दृष्टिकोण से संकलित करके ये जानकारी आपको देती है। उसी तरह बेटा पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह जो है IRS, वो भी पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित जंगल, रेगिस्तान, सागर, ध्रुव प्रदेश, बर्फ, इसका अध्ययन करके प्राकृतिक संसाधनों की खोज, व्यवस्थापन, बाढ़, ज्वालामुखी उद्रेक, ऐसी प्राकृतिक आपत्तियों में निरीक्षण और मार्गदर्शन करने में पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह आपको ये पूरी जानकारी आपको देती है ना। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने की ये हो गया बेटा उपग्रहों के प्रकार। ठीक है, ये उपग्रहों के प्रकार अच्छे से देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला भाग जो है वो कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा जो आकृति द्वारा जो आपको यहाँ पे समझाकर बताई गई है वो सब मैं आपको समझा के दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।